स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। रामनवमी पर हिंसा हुई लेकिन हनुमान जयंती पर शांति हो गई। देश के 3 राज्य तब जले थे लेकिन इस शांति के बाद अब 4 राज्य फिर जलने लगे हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों में रह रहकर दंगे क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? इसके पीछे शरारती तत्व हैं या सियासी तत्व हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दंगों को लेकर सरकारों का जो रवैया है वो सवालों में है। राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान और तस्वीरें आ रही हैं वो अलग अलग संदेश दे रही हैं। ओवैसी सीधा सीधा नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार इफ्तारी को चुनावी सेकुलरिज्म बताते हुए कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार सेकुलर बन जाते हैं। नीतीश से सवाल बीजेपी भी पूछ रही है कि वो इफ्तार में इतने बिजी हो गए कि अपने घर नालंदा तक नहीं जा पाए, वहां दंगे नहीं रोक पाए। तो दूसरी तरफ मायावती बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों की स्थिति जैसी कांग्रेस में थी वैसी ही बीजेपी सरकार में भी हो गई है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। रामनवमी के दिन और उसके बाद बंगाल और बिहार में जमकर हिंसा, पथराव और आगजनी। फिर हनुमान जयंती के बाद जमशेदपुर, सोनीपत, इटावा और रायपुर में भी हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। एक तरफ आम जनता दंगों की आग में जल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी जारी है। नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए। नीतीश इफ्तार कर रहे हैं। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए सेक्युलर हैं। नीतीश पर आरोप सिर्फ ओवैसी ने ही नहीं बल्कि बीजेपी ने लगाया, क्योंकि नालंदा जहां पर हिंसा हुई वो नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश ना नालंदा गए और ना सासाराम, बल्कि इफ्तार की दावत ले रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए वोट बैंक बना रहे हैं। आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है। बड़ी टोपी भी पहनिए। आप संदेश क्या दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर मैं श्रीमान नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ता हूं। वो बार बार कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। ये कौन सा है आपको सबके साथ लेकर चलने का आपकी सोच, और क्या है आपका सुशासन? अच्छा होता कि इफ्तार भी खिलाते और नालंदा भी जाते। बिहार और बंगाल में दंगों का आरोप विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया था। सीधा आरोप था कि चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी दंगा करवाती है। लेकिन अब जिन शहरों में दंगे और हिंसा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है ताकि इसका काफी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा देखने को मिल रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या दंगे कानून व्यवस्था की कमजोरी दिखा रहे हैं? क्या सियासी फायदे के लिए दंगे करवाए जाते हैं? दंगे पर राजनीति क्यों करती हैं पार्टी?
इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, जेडीयू से भी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि दंगों में घर जल गए, दंगों में लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इस पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर जेडीयू क्यों ना हो। ये राजनीति क्यों? हमारी पार्टी सियासत क्या करेगी? अगर सच्चाई उजागर कर रही है तो इसमें सियासत कहां से आ जाता है? आप ही बतलाइए। नीतीश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, नीतीश जी को होम मिनिस्टर वो हैं, नीतीश जी को देखना चाहिए कि इनका डीएमएसपी क्या कर रहा है। आखिर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्यों हुआ फेलियर? जो लोग इन्वॉल्व है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आज तक उस मदरसा में नीतीश जी का उग्रह जिला है, नीतीश जी को फुर्सत नहीं है उस मदरसा में जाने का। अफ्तार पास्त्री का ढकोसला क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों पहन रहे हैं टोपी? ऐसा क्या जरूरत है? टोपी पहनने से क्या हो जाएगा? अब नीतीश जी टोपी क्यों पहन रहे हैं? टोपी उनके लिए क्या है? भूटान से आए थे तो नीतीश जी टोपी नहीं पहने थे, आज टोपी पहन रहे हैं। मुसलमान को क्या दिखाना चाहते हैं? टोपी से जख्म भर जाएंगे क्या? आप ही बतलाइए। आप अब तक कंपनसेशन नहीं दिए, जो दोषी अफसर उस पर कार्रवाई नहीं किए, अभी तक जो कल्प्रिट है उसको पकड़े नहीं। कहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? कौन कॉन्स्पिरेटर है? तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट कर देते हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हुआ? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर आपको ये जानकारी मिली तो आप क्यों चुप हैं? आखिर क्या कर रहे हैं आप? क्या लालू जी चले जाते थे जब पहले बिहार में कुछ ऐसा कम्युनल क्लैश होता था? लालू जी चले जाते थे, क्यों नहीं है नीतीश कुमार अभी तक पहुंचे हैं वहां? तेजस्वी यादव क्यों नहीं ससाराम और बिहार शरीफ पहुंचे? ये अफ्तार पार्टी किसने कहा? रोजा हम रखेंगे और खजूर खाएंगे नीतीश कुमार, खजूर खाएंगे तेजस्वी यादव, खजूर खाएंगे दूसरे लोग। नहीं तो इफ्तार पार्टी में जाने से आपत्ति हुई है क्या आदिल जी? इफ्तार पार्टी में चले गए अगर नीतीश कुमार, तो इससे आपत्ति हो गई क्या आपको? अफ्तार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए। बतलाएं कि मदरसा में 1 करोड़ रुपया वो रिनोवेशन के लिए थे, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नहीं पहुंचा है, इनका माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अभी तक बिहार शरीफ नहीं पहुंचा है, ना बिहार शरीफ माइनॉरिटी वेलफेयर। चलिए ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं पहले मैं उनका जवाब ले लूं आदिल जी, फिर उसके बाद इसके सियासी मायनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जो सवाल आज उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने या फिर जो आदिल हसन साहब उठा रहे हैं, ये सवाल तो वाजिब है ना, और सवाल आप ही से करे जाएंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। आप इसे महज सियासत कैसे कह सकते हैं? प्राची जी, सवाल करने का अधिकार किसी को भी है, विपक्ष के लोग हो, आम नागरिक, कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो उपद्रवी होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। विपक्ष के लोग समझते हैं कि विपक्ष में हैं तो सिर्फ अगर ऐसा मसला होता है तो हंगामे खड़े करना है। आज आपको देखने को मिल रहा है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं घट रही, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में है, कहीं विपक्ष में। एक सामूहिक जवाबदेही होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की कि कैसे सौहार्द का वातावरण समाज में स्थापित हो सके। अभी देश में 2 एक्सट्रीम्स है प्राची। एक एक्सट्रीम है भाजपा के रूप में, जो लोग चिल्लाते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, एक खास समुदाय विशेष को टारगेट करता है। दूसरी तरफ भाजपा की भी टीम है एमआईएम के रूप में, जिस तरह से ओवैसी साहब लगातार बयान दे रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है। मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि एक बार वो आंकड़े अच्छे से उठाकर देख ले, बिहार शरीफ के भी और सासाराम के, हिंदू कम्युनिटी के और मुसलमान कम्युनिटी के दोनों ही लोग जेलों के अंदर बंद हैं। जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है, गलती की है, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन इन लोगों की प्राथमिकता क्या है कि धर्म विशेष का नाम लेकर के इस मामले का ध्रुवीकरण किया जाए ताकि कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। नहीं अभिषेक जी, देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल तो वाजिब है ना। देखिए इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उनको अगर बुलाया जा रहा है तो वो जाएं, वो प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनका ये भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि कम से कम उन जगहों पर चले जाएं जहां पर दंगे हुए थे, जहां पर आग लगाई गई थी, जहां पर पत्थरबाजी की गई थी? चले जाते तो कम से कम लोगों को ढांढस तो बनता, कम से कम ये तो हो जाता कि चलिए मुख्यमंत्री आए, सब ठीक हो जाएगा। प्राची जी, आपने कहा कि इफ्तार पार्टी में सीएम जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं। आप तो लगातार खबरें देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी आपत्ति। हमारे विपक्ष के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी हो, एमआईएम हो, सबको आपत्ति। जब मुख्यमंत्री जी रामनवमी की शोभा यात्रा में जाते हैं, छठ में जाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, या जो नवरात्रि होता है उससे जुलूस कर हर चीजों में जाते हैं, इनको बड़ी आपत्ति होती है। नीतीश कुमार जी समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं, इस मसले को एकदम आप अलग रखें। दूसरा मसला यह है कि नीतीश कुमार जी का वो गृह जिला है या अन्य जिले भी उनके गृह जिले के समान ही है। नीतीश कुमार जी हर एक स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, स्थितियां आखिर किसने कंट्रोल में लाई।
प्रशासन ने, सरकार ने, इन लोगों ने मेहनत करके स्थितियों को कंट्रोल में लाया है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के लोग वहां गए। अरे बिहार में तो ये देखने को मिल रहा था कि कैसे भाजपा के लोग हो, एमआईएम के लोग हो, ये सब के सब उन जगहों पर जा रहे थे। क्या अमित शाह जी ने एक भी बार अपील की शांति की? भाजपा के किसी साथी ने अपील की शांति की? ठीक है सर, इन लोगों ने नहीं की, इनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अभिषेक झा जी, इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते हैं ना कि अगर सीएम चले जाते तो शायद लोगों को ज्यादा उम्मीद हो जाती। सीएम अगर चले जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सर, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कम से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है ना। अब एसी कमरों में बैठकर तो मुआयना नहीं किया जा सकता है किसी भी दंगे वाली जगह का। खैर, आदिल जी सूची बता रहे हैं शायद, एक सेकंड। हाँ, मुख्यमंत्री 70 किलोमीटर से दूर है पटना से बिहार शरीफ। मुख्यमंत्री जी से पूछिए 31 तारीख को जो मामला हुआ तो एक को क्यों रिपीट हो गया, क्यों नहीं एडिशनल फोर्स चला गया? अगर हम दंगा भड़काने जाते तो हम 1 तारीख को वहां जाते। हम 4 तारीख को डीएम से फोन किए, डीएम ने हमें 6 तारीख को आने बोला, तब हम सबसे आखिर में गए हैं। और इन्होंने अभी तक कंपनसेशन की मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री है। अच्छा ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूं, फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से जवाब दे दीजिए अभिषेक जी, जो सवाल पूछ रहे हैं आदिल जी। इसमें तो शायद कोई सांप्रदायिकता नहीं है जो आदिल जी बोल रहे हैं। नहीं, आदिल जी बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है कि प्राची जी आप बहुत बेहतरीन एंकर हैं, बहुत बेहतरीन आप रिपोर्टिंग भी कर सकती हैं। पूरे देश में कहीं भी घटना घटेगी तो क्या सिर्फ प्राची पराशर ही वहां जाएंगी? या रजत शर्मा जी आपके हेड है, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर जगह न्यूज कवर करने के लिए वही जाएंगे? उदाहरण देने में सर ये तमाम बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रदेश के लोगों को उम्मीद जगाते हैं ना सर, जब आप प्रदेश के लोगों को ये बताते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सर, मेरा उदाहरण देकर या मेरे चैनल का उदाहरण देकर आप जिम्मेदारी से थोड़ी ना बच जाएंगे। स्टूडियो थोड़ी है, गजब करते हैं सर, हम किसी जिम्मेदारी से पीछे गजब करते हैं सर। चैनल चला रहे हैं या आप सरकार चला रहे हैं? सरकार पूरा प्रदेश चला रहे हैं मुख्यमंत्री। इनकी वजह से। अरे शांत होकर थोड़ा सुन लीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग शांति की अपील नहीं कर सकते। जिंदगी भर भाजपा से तोता कम से कम मैं इतनी संवेदनशीलता की तो उम्मीद आपसे कर रही थी कि आप इसका सही जवाब दे देते। सर, आपका उदाहरण बताता है कि आप कितने संवेदनहीन हो गए हैं इस मसले पर। आपका उदाहरण बताता है सर, आप प्रदेश को एक चैनल से अगर कंपेयर करने लग जाएंगे तो हो गया फिर बिहार का बंटाधार। अब रुकिए जरा, मैं बीजेपी से जरा। मुख्यमंत्री चैनल स्टूडियो चलाते हैं क्या? मैं डेविएट नहीं होऊंगा। आप डेविएट करना भी चाहेंगे तो मैं डेविएट नहीं होऊंगा। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो सर डिबेट भी कर रही हूँ, मैं तो चर्चा भी आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप सही सवालों का सही जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी ना। आपके हिसाब से तो सवाल नहीं मैं फ्रेम कर सकती हूँ। अब रुकिए आदिल जी और अभिषेक जी, एक सेकंड। चूंकि आप लोग बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो आरपी सिंह जी मेरे साथ है, मैं जवाब ले लेती हूँ, रुक जाइए। आरपी सिंह जी, सीधा सवाल है अभिषेक झा का कि ठीक है, अगर जिम्मेदारी हमारी है तो क्या जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती कि अगर आपके कोई नेता पहुंचते हैं बिहार में तो वो शांति की अपील कर दें कम से कम, ताकि माहौल ठीक हो जाए? जिम्मेवारी ये भी बनती है कि जब वहां पर दंगा हुआ, वहां पर हत्याएं होती हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसमें चिंता करें। वो है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहे थे, यहाँ पर बिहार जल रहा था और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश। सर, आपको टोका कि अच्छी बात है, मैंने आपको टोका, आपको 10 बार टोका, सुनने की क्षमता रखिए ना जी। उत्तर प्रदेश में तुरंत के तुरंत लोग अरेस्ट कर लिए गए, एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं हुई वहां पे मामला। बिहार में लगातार 4 दिन से वहां पे मामला चलता रहा और वहां के मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में बिजी थे। उनको ये नहीं हुआ कि मैं बगल में हूं, जाकर मुश्किल से 1 घंटे के रास्ते में थे, 1-1.5 घंटे के रास्ते में जा सकते थे। वहां जाते लोगों के मन में शांति होती, लोगों के मन में तसल्ली होती, लोगों के मन में, लोगों के जख्मों में मरहम लगती, पर ऐसा नहीं हुआ वहां पर। और मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, जब भी उनसे कोई पूछो कि वहां दिन दिहाड़े पटना के अंदर गोली मारकर से हत्या कर दी जाती है, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, मुझे तो जानकारी नहीं। असल में क्या वो मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री वर्चुअली तेजस्वी यादव है, वो सब कुछ चलाते हैं। ये सर अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए, आगे की रेस के लिए, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए वहां पर इफ्तार पार्टी जाएं, अच्छी बात, हम नहीं रोक रहे, परंतु प्रायोरिटी क्या होगी वो बात है। आप इफ्तार पार्टी में ज़्यादा बिजी है क्योंकि आपको अपना प्रोजेक्ट करना है कि मैं बड़ा मसीहा हूं मुसलमानों का, मुझसे बड़ा मसीहा नहीं मुसलमानों का। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए आप इस प्रकार कर रहे हैं और आपको कोई लेना देना नहीं कि नीचे लॉ एंड ऑर्डर क्या है, नीचे वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, नीचे वहाँ पर कत्लो गैरत हो रही है, वहाँ पर छीना झपटी हो रही है, वहाँ पर टोटल वापस से जंगल राज 2 आ चुका है। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री छोड़िए, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, वो पहले तुरंत के तुरंत अपने पड़ोस में जाकर, अपने खुद के जहां से वो आते हैं वहां खुद जाकर चिंता करते हैं, जमीन पर जाकर वो।
नहीं, लेकिन आरपी सिंह जी, आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि एक तो आपको ये दंगे सूट करते हैं, जहां जहां आप लोग कमजोर होते हैं वहां वहां दंगे होते हैं, और दूसरा जो पूछ रहे थे अभी अभिषेक जी कि आपके नेताओं ने भी तो शांति की अपील नहीं की, आप तो गए और अपनी सीटों की वहां पर गणना करवाते हुए नजर आए लोगों से, जनता से। इन्होंने वहां जाने नहीं दिया, इन्होंने धारा 144 लगा दी वहां पर ताकि देश के गृह मंत्री वहां जा ना सके। इनकी तो सोच इस प्रकार की है, परंतु हम लोग वहां पर हम अलग दूरी पर थे, परंतु मुख्यमंत्री जी तो कुल मिलाकर 1-1.25 घंटे की दूरी पर थे। क्यों नहीं जा सकते थे वहां पर? वो खुद जाते, उनकी जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेवारी है। अगर आज उत्तर प्रदेश की ओर इशारा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर, इटावा के अंदर, मेरठ के अंदर तुरंत के तुरंत बिना जाति बिना धर्म की सोच के लोग अरेस्ट कर लिए गए। जो लोग दंगे में जिम्मेवार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो कत्ल में जिम्मेवार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है अभिषेक जी, इस बात का जवाब दे दीजिए आप। थोड़ी सी तो दूरी थी, चले जाते। के साथ कहता हूँ, और मेरा ये चैलेंज है प्राची जी कि इनके एक भी नेता, चाहे वो कनीय हो या वरिष्ठ हो, उनका बयान दिखा दीजिए जिसमें वो शांति की अपील कर रहे हो, बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान से ऊपर हम सब इंसान हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। इनके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर क्या बयान दिया था, मैं उस बयान को कोट कर देता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मदरसे होते हैं उनमें आतंकवादी पलते हैं, पढ़ते हैं। बिहार शरीफ के विषय में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई वहां के मदरसों में भी आतंकवादी हैं। अब जरा सोचिए कि जब नेता प्रतिपक्ष होकर बीजेपी के लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, तब प्रशासन क्या उनको अनुमति दे सकता है कि आप उन स्थानों पर जाइए जो स्थान? अरे उनको छोड़िए, आपके नेता क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? और इसमें मैं नहीं कह रहा, ये देश के आंकड़े हैं। जब पता लगता है कि वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है सबको जानकारी है। छोड़ दीजिए, आपकी चिंता करने का विषय, आप मदरसों को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए इतने सालों में। आप इतने सालों में सत्ता या तेजस्वी यादव या आरजेडी या जेडीयू सत्ता में है, आपने मदरसे मॉडर्नाइज नहीं किए। आज असम में, आज गुजरात में, आज यूपी के अंदर सारे मदरसे मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं। आरपी सिंह जी और अभिषेक जी एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर जनता को समझ में आएगी। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास जा रही हूँ। विनोद जी, कहीं पर भी दंगे हो जाएं, कहीं पर भी हिंसा हो जाए, नाम जरूर आता है कि बजरंग दल के लोग हैं, भगवाधारी लोग हैं। ये ऐसी इमेज क्यों बनती जा रही है? मेरा लगातार आपसे सवाल होता है सर कि क्या फिल्टर करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को कि असामाजिक तत्व हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, ये किसी भी संगठन के हिस्सा नहीं हो सकते? प्राची, मुझे बताइए कि क्या बजरंग दल का संयोजक कुंदन कुमार वहां पर जो है नालंदा में रहता है, वो यात्रा का आयोजक था? क्या उसके घर पर जाकर के पुलिस दबिश देगी और वहां पर जाकर के बंदूक के छर्रे लेके जाएगी और वहां पर घर पर रख देगी? उसकी पत्नी से जबरदस्ती साइन करा करके धमकी दी जाएगी, अगर तूने साइन नहीं किया तो तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ प्राची जी, और बड़े दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ये बिहार की सरकार सीधे सीधे जिहादियों की सरकार बन गई है, जिहादियों की राजधानी। और आप देखिए कि जिन लोगों पर हमले हुए, जिन लोगों पर पत्थरबाजी हुई, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग अपमानित हैं, उस समाज के लोगों को आप उल्टा जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सीधा मुझे बताइए कि उनको पकड़ने के बजाय वहां तो आप उनके साथ बिरयानी खा रहे हो, वहां तो जाकर के आप अपने वो रोजे इफ्तार पार्टियां कर रहे हो, और यहाँ हिंदू समाज के लोगों को जबरदस्ती उठा करके घरों से लेके जा रहे हो। आप मुझे बताइए उस लड़के की क्या गलती है? मैं चैलेंज कहता हूँ, एक भी केस उसके खिलाफ प्रूव कर दे कोई। आप देखिए कुंदन कुमार के घर पर, सिर्फ कुंदन कुमार नहीं है, हिंदू समाज के ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता हैं जिनको कि इन्होंने फंसाने की कोशिश की है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का अकेली बात नहीं है, हिंदू समाज के वहां पर नालंदा के अंदर, सासाराम के अंदर कितने लोगों को उन्होंने फंसाया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो है ना, ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी हैं, सिर्फ जिहादियों को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के कारण जो है ना, ये सब काम कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कुछ और कह रहे हैं। अभी आदिल हसन बैठे हैं हमारे साथ, वो तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राची जी देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना, ये कोई जिहादी तंजीमों से या उनके पैरोकारों से सीखे, ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। ये जिस तरह से हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है, उसी के कारण है, उसी के ये लोग शिकार हैं। आप बार बार जो है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और आप देखिए, ये जो आपके जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार शरीफ का बदनाम किया जा रहा है, मैं कहता हूँ बिहार शरीफ के अंदर पीएफआई के जो गैंग थी, वो किसने पकड़ी भाई? एनआईए के इन्वेस्टिगेशन है जी। बिहार शरीफ नहीं, वो मिशन 2047 बन रहा था ना, इसको क्या भूल जाएंगे? एनआईए को झुठला देंगे ये? मैं कहता हूँ बिहार जो है लगातार आतंकवादियों का अड्डा बनता चला जा रहा है। ऐसे दर्जनों केसेस मैंने, प्राची जी, मेरा अगर ट्विटर हैंडल देखोगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर करके उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे। आज तक इनका कोई जवाब नहीं आया।
कि आखिरकार निहत्थे हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, ठीक है। और निर्दोष हिंदुओं को क्यों पकड़ा जा रहा है। मैं अभिषेक जी आपसे इस बात का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं आदिल जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड विनोद जी, क्योंकि आदिल जी आपकी पार्टी है जो चीख चीख कर कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अब विनोद बंसल जी तो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं आप प्रूफ कर दीजिए अगर उन लोगों का कोई भी लिंक हो जाए इस दंगे से तो। एक सेकंड विनोद जी। अरे हाँ। सुनिए, विनोद बंसल जी से पूछिए कि मस्जिद के गुंबद पे झंडा लगाने से रामनवमी अच्छे से मनती है क्या? हाँ, रामनवमी राम जी की आत्मा को इससे शांति मिलती है क्या? आप मस्जिद के सामने भाषण। आदिल हसन जी पहले तो प्लीज अपनी भाषा को मर्यादित रखिएगा सर। आप अगर कोई भाषा अगर किसी शब्द का, एक सेकंड विनोद जी, किसी शब्द का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सर, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। आपकी धार्मिक भावनाएं हैं तो उन लोगों की भी धार्मिक भावनाएं हैं जो भगवान राम को भगवान मानते हैं। तो प्लीज सर मेंटेन करिएगा। आप वही तो बोल रहे हैं प्राची जी, सुनिए मैं बोल रहा हूँ रामनवमी में आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगाने का क्या तुक बनता है? आप ही बताइए, आप नारे मस्जिद के सामने क्यों लगाना चाहते हैं? आप ही बताइए, आप मुस्लिम मामले में आपको क्यों आप ऐसा जो रूट प्रशासन तय करता है उस पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में डीजीपी और आईजी की रिपोर्ट आई है होम मिनिस्ट्री को। एक सेकंड विनोद जी, एक करके, क्योंकि आवाज कट रही है सर दोनों की। एक सेकंड, हाँ बोलिए आदिल जी बोलिए। होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट आई है और ये एसपीडीएम कार्रवाई कर रहे हैं। तो 31 तारीख को ये घटना हुई, इंटेलिजेंस है कि नहीं है? फेसबुक में आपने क्या क्या लिखा है? अरे रुकिए आदिल भाई, आपने आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। एक मिनट आदिल जी, कोई सवाल आपसे पूछ रहे हैं आरपी सिंह जी, बोलिए। आदिल भाई, जिस रिपोर्ट का हवाला करें कृपा करके वो रिपोर्ट पुख्ता कर दीजिए, कहीं पे आपके पास हो तो। अभी शो चलेगा, शो का चलते कर दीजिएगा, नहीं तो कल वापस आपको बना रहा हूँ शो के ऊपर। कृपा करके झूठ मत फैलाइएगा। और जो आप कह रहे हैं किसी मदरसे के ऊपर, किसी मस्जिद के ऊपर कोई एक भगवा झंडा फहराया गया, कृपा करके उसका वीडियो भी आप भेजिएगा। मैं खान में आप ये जो न्याय को सिस्टम बिल्ड करें ठीक नहीं है। आप वो नहीं बता रहे किस प्रकार से मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी चली। मैं इस पक्ष में हूँ कि आप किसी प्रकार से भी समाज में विमर्श मत फैलाइए। आप धर्म को लेकर, जाति को लेकर समाज में विमर्श मत फैलाइए। और ये राजनीति जो हो रही है बिहार के अंदर कि हम एक वोट बैंक को चलते हुए हम किस प्रकार से विमर्श फैलाएं और एक वोट बैंक को खुश करें, ये ठीक नहीं है। आदिल जी और आरपी सिंह जी और मैं विनोद बंसल जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके। विनोद बंसल जी ने जो सवाल उठाए थे, अभिषेक जी आप उस बात का जवाब दे दीजिए जो विनोद बंसल जी कह रहे थे कि वो तो चुनौती दे रहे हैं। आप जिन लोगों को उठा रहे हैं, जिन लोगों का आप लोग नाम ले रहे हैं, आप प्रूफ कर दीजिए कि वो किसी भी तरीके से कल्प्रिट हैं। आप जबरदस्ती प्लांट कर रहे हैं उनके घर में हथियार, जबरदस्ती उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जी, क्योंकि आदिल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी क्या कोर्ट है कि किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? थोड़ा शांत कराइए हमको ताकि आपके दर्शक। विनोद जी एक सेकंड रुक जाइए, आपने जो कि सवाल पूछा है मुझे जवाब लेने दीजिए। बोलिए अभिषेक जी। आदिल जी एक सेकंड बोलिए। विनोद बंसल जी क्या है कोर्ट है कि किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? प्रशासन को कुछ तथ्य मिलते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर इनको इतना ही शौक है तो उनके वकील के साथ चले जाए कोर्ट में, जाकर पक्ष रख दे। अगर निर्दोष होंगे तो जेल से बाहर चले आएंगे। जब तक साक्ष्य नहीं आते हैं तब तक किसी पर कार्रवाई नहीं होती। यही तो दुर्भाग्य लगता है कि विनोद बंसल जी इधर से चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदुओं पर हमला हुआ है। आदिल जी इधर से चिल्ला रहे हैं कि भाई मुसलमानों पर हमला हुआ है। अरे इस नजर से क्यों नहीं देखते हैं कि इंसानों ने इंसानों पर हमला किया, कल्प्रिट भी इंसान है और पीड़ित भी इंसान है। अगर कोई रामनवमी बंसल जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सवाल पूछे उसका जवाब आने दीजिए। अगर कोई मस्जिद की गुंबद पर अगर झंडा गाड़कर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है प्राची जी, वो भी गलत है। लेकिन ये बातें नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब चिल्लाते हैं ना, तो इससे इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। ये पोलराइज करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, हिंदुओं को पोलराइज। अभिषेक जी सुनिए सर एक सेकंड, पहले मेरा सवाल सुनिएगा। आपको जब इतने अच्छे से पता है कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, आपके नेताओं को अच्छे से पता है कि ये साजिश रची गई है, बिहार में ऐसे दंगे नहीं हो सकते, ये बीजेपी की साजिश है, आपके कई नेताओं की तरफ से कहा गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपकी सरकार कर क्या रही है? आपने कितने बीजेपी नेताओं को पकड़ लिया या कौन सा ऐसा सबूत आपके हाथ लगा है जिससे मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछूं सीधा?
प्राची जी, अनुसंधान में समय लगता है, अनुसंधान लगातार किया जा रहा है और आप बिना अनुसंधान के आप लोग पकड़ रहे हो, आप उनके प्लान करें। वो कौन सा अनुसंधान है जहाँ पर आप जाकर वहां पर आप तमंचा पकड़ाते हो, वहां पर कहीं गोलियों के छड़े पकड़ाते हो आप? वो कौन सा, वहाँ कौन सा आपने अनुसंधान कर लिया आपने? ये दो तरफी बात नहीं चल सकती आपकी। विश्व हिंदू परिषद की बेचैनी देख लीजिए, बजरंग दल वालों की परेशानी देख लीजिए। अरे एक कोई अरेस्ट नहीं तो अभिषेक सिंह जी, अभिषेक झा जी, आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जांच अभी तक नहीं आई है, तो बिना जांच के आप लोग बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल पर आरोप लगाने लग गए सर? एक बात बताइए, नहीं कैसे पता चल गया आपको? इनके नेताओं के बयान को सुनिए प्राची जी। देयर इज नो, तो बयानों के आधार पर आप ये तय कर लेंगे कि दंगे किसने फैलाए हैं। अब एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, एक सेकंड। मौलाना मोहम्मद नाजिम कासमी हमारे साथ हैं, जमीयत महासचिव बिहार से। मौलाना, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दंगों का क्या कोई धर्म हो सकता है? क्या इसे इस चश्मे से देखा जाना चाहिए कि कौन सा पक्ष पीड़ित है और कौन सा पक्ष पीड़ित नहीं है? मौलाना साहब, दंगों का कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन आदमी जब दंगा फैलाता है तो आप लोगों को देखना चाहिए ना कि वो दंगा फैलाने वाला कौन है। क्या लोगों को नजर नहीं आता है दंगा कौन फैला रहे हैं? क्या लोग नहीं समझते हैं दंगा फैलाने वाले कौन है? दंगे तो वही फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं सर? एक सेकंड बंसल जी एक सेकंड। कासमी साहब, कौन फैलाता है दंगे? बताइए, आप तो सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए, कौन फैलाता है दंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा कौन रोकना चाहता है? सीधा पूछिए। में निकले थे उसी ने तो दंगे फैलाए। रामनवमी की शोभा यात्रा कौन रोकना चाहता है? हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा न निकले, इसकी चिंता कौन कर रहे हैं? वहां पर कौन चाह रहा है कि हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा न निकले? शोभा यात्रा में जो लोग निकले थे उसी ने तो दंगा फैलाया। वो कौन लोग हैं? क्या प्रूफ है आपके पास कासमी साहब? कासमी साहब, कोई प्रूफ है क्या? पूछना है, कोई प्रूफ है आपके पास जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? एक सेकंड, पूरी दुनिया ने प्रूफ देखा है कि इस काम को किसने किया है। नहीं तो दुनिया ने तो ये भी देखा है कि पत्थरबाजी हुई है शोभा यात्रा पर। ये तो जांच के बाद ही तो तय हो पाएगा ना कि किसने किसके ऊपर पत्थरबाजी की है। सबूत है कि पत्थरबाजी हुई है शोभा यात्रा पर। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कासमी साहब आपसे कि जब कोई प्रूफ नहीं है, जब कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो आप कौन होते हैं तय करने वाले कि शोभा यात्रा से दंगा फैला है? आपने कैसे जनरलाइज कर लिया? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बिहार शरीफ गया, वहाँ डीएम से मुलाकात की, मैं वहाँ एसपी से मुलाकात किया, मैंने वहाँ मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात किया। इमाम साहब मस्जिद में ताला लगा के बंद हैं। शोभा यात्रा के लोगों ने अंदर मस्जिद में जा करके आग लगाई, पहले वाले हिस्से में इमाम पर पथराव किया। अब कैसे सबूत मिल सकता है? ब्रेक पर जाने से पहले आरपी सिंह जी, आरोप कई सारे लगे और कासमी साहब कह रहे थे कि ये तो देखना होगा शोभा यात्रा ने कैसे अराजकता फैलाई है। मेरा सवाल तो सीधा यही है ना कि इसमें धर्म क्यों देखना? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन अराजक तत्व था, उसकी पहचान हो जाए और उस पर कार्रवाई हो जाए? देखिए प्राची, उनसे ये पूछिए, जब फ्रांस के अंदर मैच हारने के चलते हुए वहाँ पर दंगा होता है और वहाँ पर पाया जाते हैं कि एक धर्म जाति के लोग पथराव कर रहे हैं क्योंकि मोरक्को मैच हार गया, तो वहाँ पर कौन से लोग वहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे होते हैं? वहाँ पर जब किसी एक धर्म के लोग अपनी यात्रा निकालते हैं तो दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर जाकर क्यों वहाँ पर पथराव करते हैं और वहाँ पर आगजनी करते हैं? ये पूरे यूरोप में हो रहा है। तो वहाँ पर तो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल नहीं है वहाँ पर, परंतु शोभा यात्रा आज से नहीं निकली, 300 साल से निकली शोभा यात्रा, आपकी जानकारी के लिए। और परंतु आपने तो 300 साल पहले भी एक व्यक्ति मरा था। सुन लीजिए सर, मैंने टोका नहीं आपको। तो इसलिए निरंतर आप शोभा यात्रा न निकले, इसकी एक सोची समझी चाल चल रही है। एक धर्म जाति के लोगों को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए ये सुयोजित ढंग से हो रहा है। वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं फेल, वहाँ का इंटेलिजेंस भी फेलियर है। अगर उनकी जानकारी में था, ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब आपकी जानकारी में था तो आपने क्यों नहीं पहले एक्शन लिया आपने? और एक्शन लेकर उन लोगों को पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया आपने वहां पर दंगे क्यों नहीं दिए? वहां पे आपने शोभा यात्रा पर पथराव क्यों नहीं दिए? आप कह रहे हैं कि किसी एक धर्म के स्थान के ऊपर शोभा यात्रा के लोगों ने कोई झंडा लगा दिया, तो कृपा कर कुछ वीडियो को एविडेंस लाइए,
परंतु आपकी सरकार क्या कर रही है, वहां पर लोगों के घरों में जाकर तमंचा रखना, वहां पे लोगों के घर पे जाकर बुलेट्स रखना, वहां पर हथियार रखकर अरेस्ट कर रही है। ये तकलीफ देह है और ये कोर्ट में हम साबित कर लेंगे, चिंता मत करिए। वहां पे जो लोग हैं समाज के, वो लोग कोर्ट में जाकर साबित कर लेंगे। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, आज वहां की सरकार नीतीश बाबू नहीं चला रहे, वहां की सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं। वो अगले चुनाव की, अपने असेंबली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश बाबू सिर्फ अपने आप को अगली बार के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए उस हिसाब से अपनी रणनीति, उस हिसाब से अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप सरकार में हैं, मैं बार बार कह रही हूं, जिम्मेदारी आपकी है, आपसे तो सवाल पूछा जाएगा ही। जो सवाल अभी आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं या जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा है, वो बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप सरकार में हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग सरकार है, आप पूरी बहुमत के साथ सरकार में हैं, आपका एक बड़ा सा गठबंधन है। आपको कैसे नहीं पता चल पा रहा कि आपके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए साजिश रची जा रही है? प्राची जी, एक लाइन में जवाब देता। कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोई साजिश होती है, कोशिश होती है, होता भी है कुछ। तो सरकार की जवाबदेही है, सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है। और सरकार ने, प्रशासन ने चाक चौबंदी दिखाई है, तभी स्थितियां नियंत्रित हुई हैं। जो लोग हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये तो एक पक्ष। कितने दिनों बाद पूछते हैं, चर्चा जब व्यापक, कितने दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एक दिन के अंदर, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सब लोग अरेस्ट कर लिए गए। एक सेकंड, उनको जवाब देने दीजिए, बोलिए। जहाँ आपकी सरकारें हैं, वहां की चर्चा तो आप नहीं कर रहे हैं। आप क्यों सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? आप क्यों भड़काऊ बयानबाजी करते हैं? आप प्राची जी, आप मुझसे पूछ रही थी कि आप लोगों को शक इन पर क्यों होता है। भाई, जब इनके बड़े नेता खुलकर इस तरह के बयान देते हैं, कहीं पूछिए जरा आरपी सिंह जी से कि क्या सिर्फ हिंदुओं के साथ जाती हुई है, मुसलमानों के साथ जाती हुई है कि नहीं? पूछिए जरा एमआईएम के साथी से कि क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ जाती हुई है, हिंदुओं के साथ जाती नहीं हुई है? इन दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। ये दोनों ही खतरनाक है। एक लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, एक राइट एक्सट्रीम पर है। एक के लिए हिंदू इम्पोर्टेंट है, एक के लिए मुसलमान इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इंसान इम्पोर्टेंट है। हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटों की राजनीति करते हैं। और इस बात से इनको बेचैनी होती है, इस बात से इनको बेचैनी होती है। भैया, सरकार की कहीं चूक होती है, उसके एक सेकंड अभिषेक जी, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने कार्रवाई की, दंगों को हमने कंट्रोल कर लिया। सर, मेरा ये सवाल नहीं था, आप मेरे सवाल को शायद अलग तरीके से ले गए। मैंने नहीं पूछा आपने कार्रवाई की या नहीं की, कार्रवाई की वो भी हम सबने दिखाया। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर आपके प्रदेश में बैठकर आपकी नाक के नीचे कोई साजिश रच जाता है, तो क्या ये आपका फेलियर नहीं है? आपको कानों कान खबर नहीं हो पाती है? जब प्राची जी, एक बात आ रही हूँ आदिल जी, एक सेकंड। सारे इनपुट्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक महकमे के अधिकारी होते हैं जो शायद इनपुट्स के आधार पर काम नहीं कर पाते। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां ऐसे अधिकारियों पर जो लापरवाही बरतते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जो मामला घटा है, वो एक सुनियोजित साजिश के तहत पर था। अब इसको लेकर इनपुट क्या था, क्या नहीं था, उसको लेकर प्रशासनिक महकमे के अंदर भी अनुसंधान चल रहा है कि किन लोगों ने लापरवाही बरती है, किन लोगों ने समय रहते एक्ट नहीं किया। चलिए, आपने ये माना कि आपका प्रशासन फेल हुआ, वहां पर सुनियोजित दंगे हुए आपके हिसाब से, और आपका प्रशासन उसके ऊपर फेलियर हुआ, उस सारे विषय पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आपका प्रशासन 4-4 दिन दंगे चलते हैं, उसको ठीक करने में, उसको रोकने में फेलियर हुआ। आप मान रहे इस बात को, परंतु आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हिंदू मुसलमान, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि सिर्फ शोभा यात्रा पर कोई मुहर्रम पर हुआ? क्या किसी और कारण से हुआ? क्या किसी और त्योहार पर हुआ? शोभा यात्रा पर, हनुमान जयंती यात्रा पर क्यों होगा? अच्छा, एक एक करके सुनिए। हाँ, ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? बस मैं 30 सेकंड में ये खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। इनको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब नहीं दिखता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे से पहले 6-6 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर लोग सबके सब अंदर हैं, और उसमें धर्म जाति नहीं देखी गई आपकी तरह। वहां पर हथियार प्लांट नहीं किए जा रहे। राजनीति सर्वोपरि है। ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं। राजनीतिक गिद्धों से देश की जनता को बचाना बेहद आवश्यक है। तो अभिषेक जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है सर। वहीं केंद्र में आप कह रहे हैं ना, वहीं केंद्र में आप कहते हैं ना कि जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं सर? सत्ता में आते ही थोड़ी ना बदल जाते हैं सारे नियम और कानून। अब एक सेकंड रुकिए आदिल जी, पूछ रही है 4 राज्यों। हाँ, एक सेकंड अभिषेक जी। आदिल जी, सांप्रदायिकता क्यों? 17 साल से बीजेपी के गोद में बैठ के उसी के पालना में जो घूमे झूले हैं नीतीश जी,
अब बीजेपी की फैक्ट्री का दूध पी के पले बड़े, अब पूरे बिहार में आरएसएस बीजेपी को ये नीतीश जी लाए हैं। इनका इंटेलिजेंस ऑफिसर क्या करा था कि डीएमएसपी पर कार्रवाई किए हैं। गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी मोदी जी के साथ थे। 2003 में मोदी जी का जाके गुजरात में प्रचार किए हैं। यही नीतीश जी 2005 से लेकर अब 17 में रातों रात बीजेपी के साथ सरकार बना लिए थे। लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। पलटू राम यही तेजस्वी तेज प्रताप कहते थे। कहां गए? अब चचा भतीजा हो गए। मुझे अवतार पार्टी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए कि डीएमएसपी पर कार्रवाई किए। किसने इंटेलिजेंस फेलियर किया? 125 साल पुराना मदरसा को जला दिया गया। इनका माइनॉरिटी मंत्री अभी तक नहीं गया, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गए, डिप्टी सीएम अभी तक क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। आखिर अवतार पार्टी देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप मुसलमान को अवतार पार्टी देकर लॉलीपॉप देना चाहते हैं? आदिल हसन जी, हाँ, आपके सवाल वाजिब हैं और इन सवालों का जवाब मैं अभिषेक जी से लूंगी, लेकिन सर मुझे अच्छा लगता है कि जितना आप जिक्र मदरसे का कर रहे हैं उतना ही जिक्र आप शोभा यात्रा का भी कर लेते कि शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ है। आप ये भी बता देते कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही थी। सर प्राची जी, डीएमएसपी ने क्यों नहीं वीडियो शूट किया पूरे यात्रा का? जब इंटेलिजेंस का इनपुट था तो क्यों नहीं वीडियोग्राफी हुई? तो अगर आपको मदरसे की खबर मिल गई तो आपको शोभा यात्रा की खबर क्यों नहीं मिल रही है? सर शोभा यात्रा खत्म हो चुका था, लास्ट में ये मामला हुआ है, जब आखिरी था, यात्रा का आखिरी लेख था, आखिरी था ये मामला। इतनी सारी जानकारी है तो जाइए ना प्रशासन की आप ही मदद कर दीजिए। अगर अभिषेक झा की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है तो आप मदद तो कर दीजिए ना सर, इंसाफ मिल जाएगा। अरे भाई हमको तो जाने नहीं दिए मैडम, जाने नहीं दिए बिहार शरीफ। चलिए एक अभिषेक जी और बता दीजिए, आपके वहां पे सहयोगी दल के विधायक हैं मोहम्मद निलुद्दीन साहब, वो कहते हैं कि हम तो बम बनाएंगे, हमारे बच्चे बम अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाते हैं। आपने कोई एक्शन लिया उनके ऊपर? कोई बयान दिया आपके मुख्यमंत्री जी ने? कोई बयान दिया? क्यों नहीं दिया बयान? क्यों वो अभी तक विधायक बने हुए हैं जो कहते हैं कि हमारे मुसलमान बच्चे इसलिए बम बनाते हैं कि उनको आत्मरक्षा करनी पड़ती है? अरे आरपी सिंह किसने कहा है? आरपी सिंह जी किसने कहा है? मोहम्मद निलुद्दीन, आपको भेज देता हूं मैं जानकारी आपको। कौन है आपके? वो विधायक हैं, वो विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं। वो कह रहे हैं सासाराम के हमले के दौरान कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आत्मरक्षा के लिए बम बनाने पड़ते हैं। अरे किस पार्टी के विधायक हैं? आरजेडी के। तो आरजेडी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपको कह नहीं रहा, मैंने आपसे बात ही नहीं करी साहब, आपसे पूछा ही नहीं, मैंने अभिषेक सिंह जी से पूछा, आप बीच में टपक पड़े। अभिषेक जी से पूछा कि उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री जी ने एक बयान नहीं दिया इसके ऊपर। आप उसको हाँ कर रहे हैं और उसको शह दे रहे हैं। आप चलिए जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए इस बात का। अब रुकिए आदिल जी। देखिए, एक तो जिन विधायक का ये जिक्र कर रहे हैं उनका बयान मैंने सुना नहीं। अगर इस तरह का बयान किसी अरे वाह, अब आपने सुना नहीं है? आप बिल्कुल आप नीतीश कुमार के चेले हैं पूरे। यही नीतीश कुमार कहते हैं मुझे पता ही नहीं। अरे वहाँ घटना हो गई, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। आरपी सिंह जी सुनने की क्षमता रखते। अरे सुनने की क्षमता जब रखूं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप सरकार के प्रवक्ता हैं और आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। एक सेकंड आरपी सिंह जवाब बोलिए। प्राची जी, एक प्रवक्ता के नाते क्या आरपी सिंह जी अपने नेता प्रतिपक्ष के बयान से इत्तेफाक रखते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मदरसों में आतंकवादी ही पलते हैं और पढ़ते हैं, फिर भी केंद्र की सरकार मदरसों को एड देती है? जवाब दीजिए इस बात का कि क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मुझे ये एक प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं हो सकता। आपकी सरकार के विधायक हैं, नीतीश बाबू की सरकार के आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान बच्चे आत्मरक्षा में बम बनाएंगे, बम बनाते हैं। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? इसका मतलब उनकी जानकारी में है, सुनिए एक मिनट आराम से, उनकी जानकारी में है कि कहाँ का बम बनते हैं। आपने क्या, आपकी पुलिस ने आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा आरपी सिंह जी, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए, उनको पहले जवाब देने दीजिए। पुलिस ने पूछा क्या? जवाब दीजिए। आपकी तहकीकात की क्या? एक सेकंड पुलिस ने उनको थाने बुलाया क्या? सर प्लीज एक सेकंड अभिषेक जी जवाब दीजिए, जवाब इस बात का। डिबेट की गरिमा बनी रहे। अरे जवाब दीजिए सर, इस बात का जवाब दीजिए। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ तौर पर कहा कि मैंने उनके बयान को नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अगर सर देखिए फिर मुझे इस बात पर आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। आपके प्रदेश में दंगे हो जाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो देखिए कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो सुनियोजित तरीके से था, ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। आपके ही नेता
आपके विधायक भड़काऊ बयान दे देते हैं तो आप कहते हैं नहीं, सवाल बीजेपी से पूछिए, उनके नेता भी तो देते हैं भड़काऊ बयान। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना अभिषेक जी। प्राची जी, हम ऐसे किसी भी तरह के बयान को कंडेम करते हैं। नहीं, आपने कार्रवाई क्या करी? बयान की कंडेमेशन की बात नहीं है। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे बम बनाएंगे, हमारे मुसलमान बच्चे बम बनाएंगे। आपने किस एक्ट के अंदर अब तक किस एक्ट में आपने उनको अरेस्ट, किस एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करी? उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? उनसे क्यों नहीं जांच करा रहे कि कहाँ बम बन रहे हैं, कहाँ बच्चे बम बना रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं मौलाना साहब के पास जाऊं। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड अभिषेक जी बोलिए। मैं एक जवाब आने दीजिए, एक सेकंड। भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे सुशील कुमार मोदी जी, हर बार इफ्तार पार्टी दिया करते थे, इस बार उनको भी वंचित कर दिया गया। शाहनवाज हुसैन जी से आप भली भांति परिचित, मैं सवाल करूंगा। उन बेचारों को, जो भी बेचारे अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हैं, वो लोग अलग से अभिषेक जी, यहाँ बात आरजेडी के विधायक की हो रही है, आप इफ्तार पार्टी पर चले गए। मैं इफ्तार पार्टी पर आपसे सवाल करती हूँ, एक सेकंड, तो आप बीजेपी पर चले जाते हैं। ऐसे नहीं होती ना सर चर्चा। आप एक प्रवक्ता बनकर बैठे, सर कंडेम कर दिया आपने। पहली बात तो आपको जानकारी नहीं थी सर, ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? और इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। नहीं, प्रशासनिक महकमा हर कुछ को देखता रहता है। मैंने उनके बयान को पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी फिर सर। चलिए ठीक है, अब मैंने मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा, तो कार्रवाई होगी। नहीं, प्रशासन हर चीज को देख रहा है ना। कार्रवाई करने में प्रशासन कहाँ पीछे हटता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो। अभी तक हुई नहीं ना सर, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। अभी तक हुई नहीं ना सर, बहुत वक्त बीत गया। खैर मौलाना साहब आपने तो सीधे एक हफ्ता हो गया, पूरा एक हफ्ता। एक मिनट मौलाना साहब, आपने तो आते ही ये कह दिया कि ये तो दंगे किए गए थे, शोभा यात्रा ने दंगे किए थे। सर कैसे आपने तय कर लिया? मेरा फिर से आपसे वही सवाल है, कैसे आपने तय कर लिया? क्यों इसे सांप्रदायिक रंग देने में आप जुटे हुए हो मौलाना साहब? आवाज आ रही है मौलाना जी? हाँ आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूं कि इसे आपने कैसे तय कर लिया कि ये जो दंगे थे ये शोभा यात्रा के जरिए फैलाए गए थे? मैंने ये कहा कि शोभा यात्रा के जरिए ये दंगा फैलाया गया। क्या कह रहे थे फिर सर आप? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे इमाम साहब मस्जिद में मौजूद हैं और अंदर का ताला लगा हुआ है। शोभा यात्रा में आने वाले लोगों ने मस्जिद के अंदर घुस करके वहाँ के मीनारे को तोड़ा, इमाम के ऊपर पत्थर फेंका। अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अंदर वीडियो कैमरा लगा हुआ है, अंदर वीडियो कैमरा लगा, कृपा कर वो वीडियो फिल्म दिखा दीजिए। उस मस्जिद में वीडियो कैमरा लगा है ना। अब तो कोई मस्जिद ऐसी बची नहीं, कोई ऐसा मदरसा बचा नहीं जिसमें वीडियो कैमरा नहीं है। कृपा कर वो वीडियो कैमरा जनता कीजिए, बिना बात के बेफजूल बात मत करिए। आग लगा दी, किसने आग लगाई? मैं जो पूछ रहा हूँ, जो आप बेफजूल बात मत करिए। वहां पर वीडियो कैमरा हर मस्जिद के अंदर, हर मदरसे में लगा है। अभिषेक जी हाँ करेंगे इस बात की, और अगर लगा है तो कृपा कर वो वीडियो जनता कीजिए। बेवजह यहाँ पर विमर्श से मत फैलाइए, दंगा फैलाने की कोशिश मत करिए आप। अच्छा चलिए सर ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मौलाना साहब, आरपी सिंह जी और अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।